प्रकाश। आइए इस पाठ की व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पतंग के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का मनोरम दृश्य इस पाठ में है। बच्चों का मन रूपी पतंग ही पतंग की तरह आसमान की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहता है। आइए इस पहले पद्यांश की हम व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं। पहले पद्यांश में वर्षा काल की समाप्ति के पश्चात जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो शरद ऋतु का जो मनमोहक वातावरण होता है उसका वर्णन इस पहले पद्यांश में है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे वाली जो महीना भादो है वह चला गया है। उसके बाद एक नया सवेरा हुआ है, क्योंकि भादो माह में बहुत बारिश होती है। इसके पहले के 2 माह और श्रावण मास और आषाढ़ मास, ये 3 जो माह हैं इसमें बहुत मूसलाधार वर्षा होती है। कई दिनों तक आसमान में काली काली घटाएं छाई होती है। सूर्य के दर्शन भी कई कई दिनों तक नहीं होता है। और इसीलिए कवि कहता है कि 3 माह के पश्चात, भादो माह की समाप्ति के पश्चात एक नया सवेरा हुआ, क्योंकि जो अंधकारमय वातावरण प्रकृति में था वो अब सभी तरफ उजाला हो गया, स्वच्छ आसमान हो गया। इसीलिए कवि कहता है कि एक नया सवेरा हुआ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो शरद ऋतु की जो प्रातः काल होता है वो बहुत लालिमा युक्त होता है। सूर्य की सुनहरी किरणें इस धरती में बिखरती है। इसीलिए कवि जो है शरद ऋतु की प्रातः काल को खरगोश के आंखों जैसा लाल सवेरा कहा है। तो शरद ऋतु की प्रातः काल को, सुबह को खरगोश की लाल आंखों की उपमा देता है कवि। उपमा अलंकार है इसमें। शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद ऋतु अनेक फूलों को पार करते हुए प्रकृति में आता है। फूलों को पार करने का तात्पर्य है क्योंकि शरद ऋतु का आगमन जो है अनेक ऋतुओं के बाद होता है ना। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उसके पश्चात शरद ऋतु। तो ऐसे फूल का तात्पर्य ऋतुओं से है। अनेक ऋतुओं के बाद शरद ऋतु का आगमन प्रकृति में हुआ है। इसलिए कवि कहते हैं कि शरद आया फूलों को पार करते हुए। मानवीकरण अलंकार, शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे शरद जो है अनेक फूलों को पार करते हुए आया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो सूर्य की जो लालिमा युक्त सुनहरी किरणें उस समय पृथ्वी में बिखरती है और इसीलिए कवि कल्पना करता है जैसे शरद ऋतु जो है अपने नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी को जोर जोर से बजाते हुए प्रकृति में आया हो। घंटी बजाने का तात्पर्य है क्योंकि जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है अनेक पक्षियों की कलरव, चहचहाट और बच्चों की शोरगुल भी हमें सुनाई देता है। जो शोरगुल, जो कलरव वर्षा काल में सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो इस प्रकार से बच्चों की किलकारियाँ और साथ ही साथ पंछियों की कलरव भी हमें सुनाई देता है। इसलिए घंटी बजाते हुए जोर जोर से इस प्रकार से कवि सुंदर कल्पना करते हैं। तो पुनः देखिए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो शरद ऋतु की जो प्रातः काल होता है उसमें बहुत चमकती दमकती सूर्य की किरणें होती है और इसीलिए कवि कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु अपने चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी को जोर जोर से बजाते हुए इस प्रकृति में आया हो। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पलंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। जैसे अपने चमकीली इशारों से सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हो और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को आवाज़ दे रहा हो यह शरद ऋतु। इस प्रकार से सूर्य की सुनहरी किरणें प्रातः काल के समय इस धरती पर पड़ती है। तो चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए ये जो प्रातः काल का जो समय होता है, जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो आसमान स्वच्छ हो जाता है और हवा भी थोड़ा सा उस समय तेज चलने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हैं, बहुत
अच्छा अनुभूति उस समय होती है कि पतंग ऊपर उड़ सके, पतंग उड़ाने के लायक वातावरण एक अच्छा निर्मित हो जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, वातावरण इतना सुंदर हो जाता है, इतना अनुकूल और मनोरम हो जाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज मानते हैं आलोक धनवा जी, क्योंकि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग को दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली कमानी कहा है, क्योंकि जब तक ये सबसे पतली नहीं रहेगी, सबसे पतला कागज नहीं रहेगा, सबसे हल्का नहीं रहेगा, तब तक आसमान में ये उड़ नहीं सकता। तो सबसे विशेषण यहाँ पर कवि प्रयोग किए हैं और ऐसा विशेषण प्रयोग करके वो बताना चाहते हैं कि दुनिया में इससे हल्का और कोई नहीं हो सकता और कोई वस्तु नहीं है, और इसीलिए ये पतंग जो है आसमान की ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। तो पतंग को दुनिया का सबसे हल्की और रंगीन चीज बताता है, दुनिया का सबसे पतला कागज बताता है, और इसमें जो लगी होती है बांस की सबसे पतली कमानी, पतंग में जो छोटी पतली पतली जो बांस की लकड़ी होती है उसे कमानी कहते हैं, ये भी बहुत पतली है कि शुरू हो सके सीटियों, किरकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि वातावरण इतना अनुकूल हो जाता है कि पतंग आसमान में उड़ सके और बच्चों की सीटियाँ, किलकारियाँ इस वातावरण में गुंजित हो सके। और यहीं पर तितलियों की भी बात कवि कहता है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का तात्पर्य है कि तितलियों के रंग बिरंगे समूह तो है ही, वो तो हमें आकर्षित करता ही है, लेकिन बच्चों के जो अनेक रंग बिरंगे पतंग है ये भी तितलियों के समान है। जब आसमान में बच्चों के रंग बिरंगे पतंग उड़ने लगती है तो ये रंग बिरंगी तितलियों के समूह के समान कवि को प्रतीत होता है। तो इस पद्यांश में बहुत सारे काव्य सौंदर्य भी है। एक तो हम भाषा की बात करें तो भाषा बहुत सरल, सहज और खड़ी बोली में है, ये काव्य सौंदर्य सकते हैं। ऊपर बता रहा था मैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो यहाँ पर सूर्य की जो लालिमा युक्त प्रकाश है उसको खरगोश की लाल आंख के समान माना है, उपमा दिए हैं। तो उपमा अलंकार इस पंक्ति में है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, यहाँ पर मानविक अलंकार, फूल को पार करना ये मानव का कार्य है। तो शरद आया फूलों को पार करते हुए, तो मानवीकरण अलंकार है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और इन तीनों जो पंक्ति हैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ बहुत सुंदर बिंब भी है। मैं बिंब की चर्चा अभी पाठ के केंद्रीय भाव आपको समझा रहा था, उस समय चर्चा किया हूँ। बिंब क्या होते हैं? जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं तो उस पंक्ति में जो निहित भाव है, जो अर्थ है, उसका साक्षात चित्र हमारे मानस पटल में बनता है। तो यहाँ पर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हमको दृश्य दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब है। शरद आया फूलों को पार करते हुए भी दृश्य बिंब है ना, उसको हम देख पा रहे हैं, ऐसा हमको अनुभूति हो रही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तेज कहने से थोड़ा गतिशीलता का भी एहसास हो रहा है, तो यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब है, अनेक बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ हम लिख सकते हैं घंटी जो बजाने की आवाज़ है उसको हम सुनते हैं, तो एक बिंब होता है श्रव्य बिंब। इस पंक्ति में श्रव्य बिंब है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो ये भी बुला रहे हैं तो उसको हम देख पाते हैं, यहाँ पे दृश्य बिंब है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुताते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते। मुलायम की अनुभूति हमको कब होती? जब हमको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार बिंब का स्पर्श बिंब है। ठीक है, तो ये तमाम जो काव्य सौंदर्य है इसको आप लोग लिख सकते हैं। अलंकार तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई वहाँ अनुप्रास अलंकार है। और प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं, इसलिए माधुर्य गुण है और अर्थ भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, इसलिए प्रसाद गुण भी है इसमें।
दूसरा काव्यांश देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में बच्चों के कोमल और उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा, उत्साह और उमंग का वर्णन किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। बच्चे शरीर से भी कोमल होते हैं और मन से भी कोमल होते हैं। तो बच्चों के शरीर में हर तरह से कोमलता का एहसास होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों के पैर को यहाँ पर बेचैन कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जब तक उछल कूद नहीं करते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, उधम नहीं बचाते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी चैन नहीं होता है। इसलिए बच्चों को जो पैर है उसे बेचैन पैर कवि कहते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है, तो बच्चों के उत्साह और उमंग इतना अधिक होता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी उनके पास स्वयं घूम कर आ रही हो। जब वे दौड़ते हैं बेसूद छतों को भी नरम बनाते हुए, जब बच्चे जो है बेसूद होकर दौड़ते हैं तो छत भी नरम बन जाता है। उनको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि ये छत कठोर है और इसमें हमें चोट भी लग सकती है। इस प्रकार की बिल्कुल उनके मन में इस प्रकार का ध्यान नहीं होता है। बहुत उमंग होता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वो छत में इधर उधर दौड़ भाग करते हैं तो चारों दिशाओं से मृदंग की तरह आवाज निकलता है। मृदंग ढोल के समान एक वाद्य यंत्र है, बहुत प्यारा सा आवाज मृदंग से निकलता है। तो बच्चे जब छत में इधर उधर दौड़ते हैं और धम धम की जब आवाज निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृदंग बज रहा हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। पेंग भरना मतलब झूला झूलना। तो बच्चे पतंग की रस्सी को इस प्रकार से पकड़े होते हैं, थामे होते हैं। उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे जो है पेंग भर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, क्योंकि पतंग आसमान में उड़ रहे हैं और बच्चे उनकी रस्सी को पकड़ करके थामे हुए हैं। तो ये जो दृश्य है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं डाल की तरह लचीले वेग से। जैसे डाल को पकड़ करके, है ना, लचीले वेग से लोग झूला झूलते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी यहाँ पर जैसे रस्सी रूपी डाल को पकड़े हुए हैं और लचीले वेग से झूला झूल रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत। कई बार बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छत के खतरनाक किनारों तक जा पहुंचते हैं। तो उस समय बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, बच्चों को गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चों के शरीर में जो रोमांच रहता है, इस प्रकार का जो एक प्रकार का उमंग होता है, उत्साह होता है, वही जो संगीत है वो बच्चों को छत से गिरने से बचाता है। तो जिस प्रकार से संगीत में आनंद मिलती है, वैसे ही जब हम किसी कार्य को करने में मग्न हो जाते हैं, उमंग के साथ किसी कार्य को जब हम करते हैं, तो जो आनंद हमें संगीत से मिलता है उस कार्य को करने में भी हमें वो संगीत की आनंद मिलती है। तो बच्चों के शरीर में एक रोमांच है, यही रोमांच रूपी जो संगीत है वही बच्चों को छत से गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बच्चे इसलिए गिरने से बच जाते हैं कि जैसे पतंगों की जो धड़कती ऊंचाइयां है वे अपने रस्सी के सहारे ही, एक धागे के सहारे ही बच्चों को गिरने से बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बच्चे इतने उत्साहित रहते हैं, इतना उमंग बच्चों के मन में होता है कि जैसे पतंग के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। बच्चों के मन भी पतंग के साथ साथ आसमान की ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र का सामान्य अर्थ तो छिद्र होता है, लेकिन यहाँ पर रंध्र का अर्थ है बच्चों के मन में जो उमंग है, एक जो उत्साह है, वही रंध्रों के सहारे, वही उमंग और उत्साह के सहारे बच्चे भी पतंग के साथ आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं।
कई बार बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं। तब क्या होता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और भी दुगने उत्साह के साथ अगले दिन वो पतंग उड़ाने के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। उनका उत्साह और दुगना हो जाता है, उनका साहस और बढ़ जाता है और दूसरे दिन वो पुनः पतंग उड़ाने के लिए तैयार होकर आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उस समय दूसरे दिन है ना, उनके मन में और अधिक उमंग होता है और उत्साह होता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जैसे पृथ्वी स्वयं घूम कर आ रही हो। इस प्रकार से बच्चों की उमंग और उत्साह को देखने से प्रतीत होता है। काव्य सौंदर्य देखते हैं इन पदों में, तो बहुत सारे का जो काव्य सौंदर्य है वो पूरा पद की भांति है। भाषा तो वही लिख सकते हैं, सरल सहज भाव के अनुरूप लिख सकते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्द है, साहित्यिक खड़ी बोली, ये भाषा के अंतर्गत में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में काव्य सौंदर्य आता है, इन पदों के काव्य सौंदर्य को लिखिए तो इसमें लिख सकते हैं। अलंकार तो है ही, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार तो पूरे पद में है लगभग। यहाँ पर देखिए स्पष्ट पृथ्वी घूमती हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास, तो पृथ्वी की घूमने की बात यहाँ पर मनुष्य के समान किया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। पूरा पद बिंब प्रधान है, अनेक बिंब है इसमें। प्रमुख 3 प्रकार के जो मैं बिंब बताया हूँ, स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब। तो ये पंक्ति पढ़ने से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, तो कपास कहने से एक स्पर्श है ना, तो यहाँ पर स्पर्श बिंब है। पृथ्वी घूमती हुई आती है तो गतिशील दृश्य बिंब है। जब वे दौड़ते हैं तो यहाँ पर दौड़ने वाली बात आ गई, तो यहाँ भी दृश्य बिंब है, गतिशील दृश्य बिंब। और छतों को भी नरम बनाते हैं, तो यहाँ पर नरम कहने से एक आसास, स्पर्श का आसास हो रहा है, तो यहाँ पर भी स्पर्श बिंब है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए यहाँ पर ध्वन्यात्मक श्रव्य बिंब है। ये सभी काव्य संग लिख सकते हैं, माधुर्य गुण लिख सकते हैं, और अर्थ भी आसान है, तो माधुर्य गुण के साथ साथ प्रसाद गुण भी है। और छंद में लिख सकते हैं मुक्तक छंद। और भाव सौंदर्य की बात करें तो पूरे पद में बच्चों की उमंग और उत्साह का वर्णन है। पतंग उड़ाते समय बच्चे बेसुध हो जाते हैं। पतंग जो है बच्चों के एक सपनों का, अरमानों का प्रतीक है। जैसे पतंग उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ती है, उसी प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, उनके सपने भी ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से ये भाव सौंदर्य भी आप लिख सकते हैं।